नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 6 मई 2022 है। हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नंबर 1 जो है, ये पायोनियर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एक नए टाइप का पेंडेमिक जो है, नियरली पेंडेमिक जैसे सिचुएशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो एक नया डिजीज़ है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डिजीज़ के तौर पर नहीं देखते हैं, बट वी मस्ट सी एज ए डिजीज़। एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टॉपिक है। फिर मेडिकल ओथ को लेकर तमिलनाडु में जो कंट्रोवर्सी, ओथ यानी कि जो एक शपथ विधि होती है, तो इस चीज़ को लेकर एक कंट्रोवर्सी तमिलनाडु में हुई है। विल टॉक अबाउट इट। फिर जम्मू एंड कश्मीर में जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसने अपना फाइनल रिपोर्ट दे दिया है। तो डीलिमिटेशन क्या है उसको समझेंगे और ये पॉलिटिकली जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। फिर पेंडेमिक के दौरान जो मृत्यु हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में एक जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, मिडिल पावर्स। राइट, एक तो सुपर पावर देश है और एक मिडिल पावर देश होते हैं। तो भारत मिडिल पावर देश है, तो विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, डू मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। राइट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस सीरीज़ के बारे में आज भी नहीं पता है। डू चेक आउट कमेंट सेक्शन। कल ही एक स्टूडेंट ने कमेंट की है कि वो एक लंबे समय से इस लेक्चर को ढूंढ रहे थे और फाइनली उनको ये लेक्चर मिल गया। तो इसमें आपका ही रोल है। राइट, मैं चाहता हूं कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट डोंट लीव ऑन समवन एल्स। ऐसा मत सोचिए कि कोई और शेयर कर रहा है। राइट, देखिए कमेंट्स में भी ऐसा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हर रोज़ आंसर पोस्ट करते हैं, ग्रीटिंग्स शेयर करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स ही चीज़ों को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाते हैं। आई एम श्योर बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, फॉर वॉट एवर रीज़न। राइट, कोई कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको कभी लेक्चर्स को शेयर नहीं किया, कभी उन्होंने कमेंट नहीं की है। आई एम नॉट सेइंग कि आप हर रोज़ कमेंट कीजिए। राइट, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आप लेक्चर को तो शेयर कर सकते हैं, इज़न्ट इट। आप अपने व्हाट्सएप पर इसका एक स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, फेसबुक पर डाल दीजिए, टेलीग्राम पर डाल दीजिए, ट्विटर है, जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आप अवेलेबल हैं तो वहाँ पर डाल दीजिए। एंड इट विल ग्रो, इट विल हेल्प। तो ईच एंड एवरी सिंगल शेयर मैटर्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैट इन द फायर, पायोनियर का ये आर्टिकल। जो पेंडेमिक के हम बारे में बात कर रहे थे ना, तो कोविड-19 के बाद अब एक ओबेसिटी पेंडेमिक अब हो रहा है। दिस इज़ ए रियलिटी। राइट, ऐसा नहीं है कि मैं मोटा नहीं हूँ या फिर मैं मोटी नहीं हूँ तो दैट्स ओके। ओबेसिटी इज़ नॉट समथिंग, मीन्स कोई भी, मीन्स हर कोई चाहेगा कि वो फिट रहें, इज़न्ट इट। अगर मैं अपने आप को पूछूं तो आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ ए वेरी फिट पर्सन। हर कोई यही चाहेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनके हाथों में नहीं होता है। कई बार हैबिट की वजह से, कई बार मेडिकल कंडीशन की वजह से उनका वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो वी हैव टू सी इट फ्रॉम ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, इसको अभी तक क्या है कि एक कल्चर ही डेवलप हो गया है कि अगर किसी का ओवरवेट है तो स्कूल टाइम से ही उसको मोटू कह के बुलाते हैं। उसकी दूसरी, उस व्यक्ति की बहुत सारी दूसरी खासियत भी होगी। वो एक अच्छा पेंटर होगा, वो एक अच्छा स्पीकर होगा, वो एक अच्छा राइटर होगा, अच्छा डांसर हो सकता है, लेकिन नहीं, एक ही आइडेंटिटी। हम उस इंसान को, उस बच्चे को हमेशा मोटू मोटू कह के बुलाते हैं और फिर वो एक कल्चर बन जाता है। फिर डीप डाउन उसके सिस्टम में ये बात आ जाती है कि वो एक ओवरवेट व्यक्ति है और वो कभी भी वो चेंज नहीं कर पाता। इट्स लाइक, मीन्स एक सटल लेवल पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। इट्स एक पाप अगर हम कहें तो ये एक पाप है। अगर किसी को हम ऐसा कह दें कि तुझसे ये कभी नहीं हो पाएगा, आप उसके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। और कई बार वो इंसान आपकी बात मानकर कभी भी अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता है। सेम थिंग गोज विद दोज पीपल एज वेल। और आजकल ये ऐसा नहीं है कि विल पावर कम है आपका इसलिए आप ओबीज हैं। धीरे धीरे चीज़ें इस प्रकार की चेंज हुई हैं। राइट, ऐसी चीज़ें चेंज हुई, एक नया कल्चर डेवलप हो गया है। देखिए, एक वक्त था जब कोई मेहमान आते थे हमारे शहर में या फिर हमारे टाउन में या फिर गांव में,
तो उनको घर पे खाना खिलाना दैट वाज कंसिडर्ड वेरी गुड, कि मीन्स होटल्स तो थी नहीं, रेस्टोरेंट्स नहीं थे, तो ये माना जाता था, मीन्स घर पे खाना खाना जो है दैट वाज ए नॉर्मल थिंग। अब क्या हो गया है कि आप उनको होटल में ले जाएं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में ले जाएं, तो वो एक बहुत ही मेहमान नवाजी मानी जाती है, कि उनको नहीं, हमें तो वो 5 स्टार रेस्टोरेंट में लेकर गए, 3 स्टार में लेकर गए, एक्सेट्रा। अब धीरे धीरे ऐसा भी ट्रेंड कुछ जगहों पर आ रहा है कि होटल में नहीं, उन्होंने हमें अपने घर पे खाना खिलाया। राइट, ये रेयर चीज़ हो, मीन्स दिस इज, जो एक बहुत ही कॉमन चीज़ थी, आज वो एक बहुत ही रेयर चीज़ बन गई है। और होटल में, रेस्टोरेंट्स में ऐसा नहीं है खाना खाना नहीं जाना चाहिए। मीन्स आई एम ए फूडी, आई लव टू ईट आउट, मुझे हर प्रकार का खाना जो है वो पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर खाना खाना गलत है, लेकिन वंस ए वाइल इट्स ओके, लेकिन हर रोज़ फिर कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट हेल्थी, इजंट इट। एनीवे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब अलर्ट जाहिर कर, मीन्स इट हैज़ इश्यूड एन अलर्ट कि रेट ऑफ ओबेसिटी जो है वो एपिडेमिक के प्रोपोर्शन में एक्सपांड होने लगी है। और अमेरिका के बाद यूरोपियन रीजनल ओबेसिटी रिपोर्ट ये कहता है कि अमेरिका के बाद यूरोप के लोग जो हैं वो सेकंड नंबर पर हैं व्हेन इट कम्स टू ओबेसिटी। और भारत जो है वो बहुत पीछे नहीं है। आप भारत की पुरानी तस्वीरें देखेंगे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब आपको इन जनरल पॉपुलेशन जो है वो दुबली पतली मिलेगी। उसके पीछे ऐसा नहीं है कि उनको खाना पीना नहीं मिल रहा था। द थिंग इज़, कुछ समय पहले भी मैंने बताया था ना कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति जो है उस समय में 20 किलोमीटर्स जितना वॉकिंग कर लेता था। 20 किलोमीटर्स पर डे एक इंसान इतना चल लेता था। ऐसा नहीं है कि वो हर रोज़ यहाँ से वहाँ 20, बट ऑन एन एवरेज पानी लेने के लिए गए, राइट, खेत पे गए, किसी को मिलने के लिए गए, तो सारी जगहों पर लोग जो है, या तो साइकिल तो बहुत रेयर थी, लोग चल के यहाँ वहाँ जाते थे। अब ये कितना हो चुका है, 1 किलोमीटर से भी कम। और आजकल ये जो गैजेट्स आ चुके हैं, स्मार्ट गैजेट्स, जो आपको स्टेप काउंट दिखाते हैं, तो 1500 1000 जितने स्टेप काउंट्स होते हैं अगर आप पूरा दिन ऑफिस में बैठे हैं, क्योंकि आप घर से निकलते हैं मोटरसाइकिल या कार में बैठकर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी आप बैठे बैठे काम करते हैं, और फिर वहाँ से घर, और घर पे खाना खा के सो गए। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरी जो हमारी सिस्टम है, वो धीरे धीरे करके बिगड़ने लगती है। Indian Journal of Community Medicine says that prevalence of obesity has reached 40%। हमारे देश में कुछ 135 मिलियन लोग ऐसे हैं जो ओबीज हैं। और नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ये कहता है कि 2030 तक दुनिया में जितने ओबीज लोग होंगे उसमें से 28%, दुनिया के 28% ओबीज लोग जो हैं वो हमारे देश में होंगे। और ये एक बहुत ही स्कैरी प्रेडिक्शन है, और इसी वजह से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दोनों मिलकर एक रिसर्च कर रहे हैं कि ओबेसिटी और पेंडेमिक के बीच में क्या रिलेशन है, क्या को रिलेशन है, क्या पेंडेमिक की वजह से ओबेसिटी हुई है, इस चीज़ को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, लाइफस्टाइल इज़ नंबर 1। जैसे अभी मैंने जो आपको बातचीत की, जो होटल के बारे में मैंने आपको बताया, रेस्टोरेंट और होटल्स, और जो हमने अभी वॉकिंग और स्टेप्स के बारे में बात की, तो ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कल्चर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और लॉकडाउन ने हमें घर पे ही रखा, तो बहुत कम लोग जो हैं वो एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें करते थे। फिर बिंज ईटिंग, जंक ईटिंग, ये एक अब नॉर्म बनता जा रहा है। फिर मील डिलीवरी ऐप्स आ चुके हैं, आप अपने सोफे पर बैठे रहिए, एक व्यक्ति जो है वो आपको आकर आपको जो भी खाना चाहिए वो खाना जो है वो प्रोवाइड कर देगा। आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि अब पैसा इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं रहा लोगों का, तो अब ये चीज़ें जो हैं वो हमें, मीन्स एक कोट भी मैंने कई बार सुना है, कि एक लाइन सुनी है कि इंसान जब यंग होता है तो पैसे कमाने के लिए भागता है, और फिर जब पैसे बन जाते हैं उसके पास, फिर हेल्थ के पीछे भागता है, और फिर उसका जीवन जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर स्ट्रेस जो है, दैट इज़ ऑल्सो ए कल्प्रिट। जॉब लॉस हो गई, फूड इनसिक्योरिटी, इकोनॉमिक हार्डशिप, ये सारी चीज़ों की वजह से लोगों के अंदर स्ट्रेस पैदा, और स्ट्रेस, हम जितने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हमारी बॉडी उतना ही ज़्यादा फैट स्टोर करती है। दिस इज़ अ फैक्ट, ये साइंटिफिक फैक्ट है।
कोमॉर्बिडिटीज़ इंक्लूडिंग हार्ट एलिमेंट्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें भी हमारे देश में काफ़ी बढ़ने लगी हैं। और वी हैव टू क्रिएट ए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके तहत पार्क्स बनाना, कि लोग जो हैं वो वहाँ पर खुली हवा में जाएं, चले फिरे, पुलअप्स करें, एक्सरसाइज करें, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें स्मार्ट सिटी का पार्ट हैं। और हमें अब स्मार्ट सिटी बने तब बने, व्हाट वी नीड टू क्रिएट इज़ अ स्मार्ट हैबिट, राइट। स्मार्ट हैबिट में मैं क्विकली आपको बता दूं, एक्सरसाइज, स्लीप, फूड एंड आई वुड से मेडिटेशन या फिर प्रेयर। आप प्रार्थना करें, पूजा करें, मेडिटेशन करें, जो भी आपको बेस्ट सूट लगता है वो कीजिए, बट दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बहुत सारी साइंटिफिक किताबों में मैंने ये पढ़ा है कि बहुत, लेट्स से स्लीप, राइट, तो बहुत सारे लोगों को नींद का प्रॉब्लम जो है, तो प्रार्थना करने से नींद आ जाती है ना। आपको लगेगा कि ये एक फिक्शनल बात है, बट ये साइंटिफिक चीज़ है। आप गूगल पर जाइए, इसको सर्च कीजिए, यू विल फाइंड कि सबसे बेस्ट रेमेडी इसको माना जाए, मेडिसिन से भी अच्छी रेमेडी है प्रार्थना करना। तो ऐसी कुछ लाइफस्टाइल जो हमें स्मार्ट हैबिट्स डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ किसी हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है, गवर्नमेंट को इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, जो फूड पैकेट्स मिलते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसमें फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, राइट। वो पैकेट के पीछे नहीं, पैकेट के आगे वो चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, या फिर आई वुड से आगे पीछे वो चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरे सेक्टर्स, जैसे ये एक क्रॉस सेक्टोरल एंगेजमेंट इसका होना चाहिए कि देखिए, जॉब लॉस, फूड सिक्योरिटी, ये सारे इश्यूज़ की वजह से स्ट्रेस, फिर एनवायरनमेंट के इश्यूज चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें एक साथ देखना पड़ेगा, एक क्रॉस सेक्टोरल अप्रोच डेवलप करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ इश्यू नहीं है, ये फूड सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ इश्यू है, एनवायरनमेंट के सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ इश्यू है। और मेडिकल इंश्योरेंस को भी अब इस चीज़ को, मीन्स वी हैव टू सी ओबेसिटी एज अ डिजीज़, ये एक डिजीज़ ही है और इसकी वजह से दूसरे डिजीज़ हो सकते हैं। तो मेडिकल सेक्टर, मेडिकल इंश्योरेंस जो है उसको भी ओबेसिटी को कवर करना चाहिए। ये चीज़ सरकार को, मेडिकल इंश्योरेंस सेक्टर को मीन्स इम्पोज करनी पड़ेगी कि आप इन सारी चीज़ों को भी कवर कीजिए। मेनी ओबीज कस्टमर्स आर फोर्स्ड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन कवरेज फॉर फाइनेंशियल रीजंस। और क्या करती हैं कंपनीज के, जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी, तो ओबीज लोग जो हैं वो फिर अपनी ओबेसिटी वाला जो एक उसकी वजह से होने वाली चीज़ें जो होती हैं वो उसमें ऐड नहीं करवा सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू टेक इट बिट सीरियसली। इसको एक अलग तरीके से या फिर अलग एंगल से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो WHO ने कहा कि ये अब एक पैंडेमिक, एंडेमिक का रूप लेने लगा है ओबेसिटी का आंकड़ा। और भारत का आंकड़ा आप देखिए 28% बाय 2030। दिस इज़ वेरी स्कैरी। स्टैंडिंग ऑन सेरेमनी, द हिंदू का ये आर्टिकल है, हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ ही ये टॉपिक है। अब जो रिचुअल्स होते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल जो शपथ विधि है, तो इट्स ए सॉर्ट ऑफ रिचुअल, ये एक सिंबॉलिक फंक्शन है। उसके पीछे मीन्स इट्स ऑफ कोर्स आप दुनिया के सामने एक शपथ लेते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन फिर रिचुअल्स में भी आप कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को हटाने की बात कर रहे हैं कि फिर वो एक कंट्रोवर्सी का रूप ले ले, तो फिर वो चिंता का विषय बन जाता है। अब तमिलनाडु में जो चरक शपथ हैं उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। एक मेडिकल कॉलेज के जो डीन हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया, उनको हटाया गया। पता है क्यों? क्योंकि ये जो मेडिकल कॉलेज हैं, तो इसमें जो शपथ समारोह था तो उसमें जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने चरक शपथ ली। और फिर फिर सरकार ने क्या किया, तमिलनाडु की सरकार ने इस डीन को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये जो डीन साहब हैं उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि आप चरक शपथ लीजिए। स्टूडेंट्स काउंसिल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि हिपोक्रेटिक जो ओथ हैं उसको हटाकर, जो ग्रीक एक ओथ सिस्टम है, हिपोक्रेटिक ओथ को हटाकर फिर चरक शपथ लेने की बात जो है वो स्टूडेंट्स काउंसिल ने की थी। और ये कंट्रोवर्सी जो है ये चरक शपथ को लेकर ये फरवरी से स्टार्ट हुई है, क्योंकि
जो नेशनल मेडिकल कमीशन है एनएमसी, तो इसकी जो मिनट्स हैं, मिनट्स यानी कि जब मीटिंग होती है तो चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है कि क्या क्या बातचीत हुई। तो इस मीटिंग की जो मिनट्स हैं वो सामने आई और उसमें ये पता चला कि ये एनएमसी ने ये कहा कि जो हिपोक्रेटिक ओथ हैं वो नहीं होनी चाहिए, हमें महर्षि चरक शपथ को ही एडॉप्ट कर लेना चाहिए। और फिर इसको लेकर लेट्स से तमिलनाडु जो है वो उनका जो एक स्टैंड है वो ये है, उनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि द्राविडियन कल्चर का क्या, ये जो चरक शपथ हैं ये आर्यन कल्चर के साथ जुड़ी हुई बात है एक्सेट्रा। द चरक ओथ अपीयर्स एज पार्ट ऑफ चरक संहिता, और ये जो चरक संहिता है उसमें किस पर्टिकुलर वेद के बारे में बात लिखी गई है, तो आयुर्वेद। राइट, ऐसे प्रश्न जो है ना वो एमसीक्यू में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि चरक संहिता जो है वो किस वेद के साथ जुड़ी हुई बात है। तो इट इज़ अबाउट आयुर्वेद, रिमेंबर दिस थिंग। सर्जरी और ये सारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो हमें चरक संहिता में देखने को मिलती हैं। और कहते हैं कि ये जो हिपोक्रेटिक सिस्टम यानी कि जो ग्रीक में सर्जरी और वो सारी चीज़ें जो हुई, तो उससे भी पुरानी ये आयुर्वेदिक सिस्टम और चरक संहिता की सिस्टम है। लेकिन विच वन इज़ बेटर, ये जब प्रश्न आता है, जब कंपैरिजन की बात आती है ना, तब सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा में सारी चीज़ें जो हैं सारी की सारी चीज़ें दुनिया की सबसे पुरानी दूसरी चीज़ों में से बेस्ट हैं। लाइक चाइनीज़ मेडिसिन जो हैं वो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन भी काम करती हैं। अभी मैंने एक दो दिन पहले ही एक आयुर्वेदा इंडस्ट्री पर एक लेक्चर बनाया था, वो लेक्चर अवेलेबल है चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू। तो उसमें चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात की थी और कैसे वहाँ की सरकार जो है इसको सपोर्ट कर रही है और कैसे इसका एक्सपांशन हो रहा है। तो दुनिया की अलग अलग ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हैं उनकी अपनी अपनी खास बात है। इसमें ऐसा नहीं है कि दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, दिस इज़ नंबर 3। वो हर एक देश यही कहेगा ना कि अपनी सिस्टम ही नंबर 1 है। दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। लेकिन व्हाट वी नीड इज़ कि हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए। अगर ग्रीक की कोई अच्छी सिस्टम है तो वाई डोंट वी अडॉप्ट इट। अगर हमारी कोई अच्छी सिस्टम है तो चाइनीज़ विल अडॉप्ट इट, इज़न्ट इट? While it emphasizes compassion and the scientific and ethical practice of medicine, it also highlights certain values embedded in the culture and social ethos of the time of चरक। ये जो चरक शपथ हैं तो वो भी कंपैशन की बात करती हैं, करुणा, साइंटिफिक और एथिकल प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि उसमें कास्ट का मेंशन है। स्टूडेंट जो हैं वो जो एक प्रथा थी कि जो गुरु हैं तो उसका चेला या फिर उसका स्टूडेंट जो है तो एक सब्जुगेशन। फिर जेंडर बायस है इसमें कि डॉक्टर्स जो हैं तो उनकी, देखिए यहाँ पर दो ऐसी चीज़ें हैं कि नंबर 1 इज़ सबमिटिंग माई सेल्फ टू द गुरु या टीचर्स विद कंप्लीट डेडिकेटेड फीलिंग, कि पूर्ण ये जो क्या कहते हैं समर्पण से, गुरु के प्रति एक समर्पण। और नंबर 2, I, especially a male doctor, shall treat a woman only in the presence of her husband or a native near relative। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमें इसमें पढ़ने को मिलती हैं जो थोड़ी पुरानी चीज़ें हैं। What we need to focus is instead कि ये रिचुअल्स जो भी हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन पर हम ज़्यादा फोकस करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट करें, सेंस ऑफ सर्विस पेशेंट्स के लिए वो क्रिएट करें, इंश्योरेंस को हम एक्सपांड करें, ओबेसिटी जैसे डिजीज़ेस जो हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करें, हेल्थी लाइफस्टाइल और ये सारी चीज़ों को डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ जो हैं वो प्रमोट करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फोकस इन सारी चीज़ों पर होना चाहिए। हिपोक्रेटिक ओथ या फिर चरक ओथ जो हैं वो चलो अच्छी बात है, जो भी आप डिसाइड करें, लेकिन फिर इसको लेकर कंट्रोवर्सी तो ये होनी चाहिए कि बहुत सारी डिजीज़ को हमने इंश्योरेंस में कवर नहीं किया। ऐसी चीज़ों की कंट्रोवर्सी कोई नहीं करता है। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड कम होती हैं। ऐसे टॉपिक्स कभी कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनते, ऐसे टॉपिक्स बन जाते हैं। तो अभी भी वो इसी चक्कर में हम फंसे हुए हैं। नेक्स्ट अप, जम्मू एंड कश्मीर पोल्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। एज यू कैन सी, ये रहा जम्मू एंड कश्मीर का मैप, राइट। ये
यूनियन टेरिटरी हैं। एज यू नो के 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था उसको हमने 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया। तो एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी हैं लद्दाख, राइट। और ये रहा पूरे लद्दाख का मैप। यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर टच हो रही है एंड दिस इज़ ऑल। इसमें कुछ पोर्शन जो है वो पीओ के हैं, कुछ अक्साई चीन वाला पोर्शन है जो फिलहाल चाइना के पास है, बट हमारा फोकस जो है दैट इज़ ऑन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अब एक गैजेट नोटिफिकेशन इश्यू हो चुका है। इट्स अबाउट फाइनल डीलिमिटेशन यानी कि सीमांकन। इसका मतलब क्या है कि बाउंड्रीज बना लेना या फिर एक डीलिमिटेशन यानी कि किसी चीज़ की बाउंड्री या फिर लिमिट्स तय कर लेना। अब जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 2 सालों से ये एक्सरसाइज चल रही थी और डीलिमिटेशन जो है वो असेंबली इलेक्शन से पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप था। इसके बिना असेंबली इलेक्शंस नहीं हो सकते, क्योंकि जो आपकी नई यूनियन टेरिटरी हैं, पहले जो यूनियन टेरिटरी मीन्स जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट था ये पूरा रीजन था, इसलिए अब ये वाला रीजन है, तो इसमें आपको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी तो डिवाइड करनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाट डीलिमिटेशन इज़ ऑल अबाउट। कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है इसने क्या किया, इसने जम्मू एंड कश्मीर को एक पूरे यूनिट के तौर पर देखा। पहले क्या था कि हमेशा जम्मू एंड कश्मीर में एक वैली वाले रीजन मीन्स एक ही राज्य का पार्ट था, लेकिन वैली और जम्मू ये 2 रीजन्स ऐसे देखे जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था कि वैली जो है उसके पास ज़्यादा पावर्स थे कंपेयर टू जम्मू रीजन, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चीज़ों को अच्छी तरीके से डिवाइड किया गया है। फाइनल डीलिमिटेशन जो ऑर्डर है ना, उसमें ऐसा है कि जम्मू रीजन में 37 पहले जो सीट्स थी अब ये 43 सीट्स हो चुकी हैं, और कश्मीर रीजन जो है उसमें 46 सीट्स थी लेकिन अब 47 सीट्स हो चुकी हैं। तो रिमेंबर, जम्मू में 43 और जो कश्मीर वाला रीजन है तो उसमें 47 सीट्स। ठीक है, ये आंकड़ा आपको याद रखना है। पहली बार यहाँ पर ऐसा हुआ है कि टोटल 9 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इसमें से 6 सीट्स जम्मू की और 3 सीट्स जो हैं वो वैली रीजन में, कश्मीर रीजन में। टोटल 9 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि अगर ये राज्य बन जाएगा तो राज्य के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो राज्यसभा में और लोकसभा में भी आएंगे, राइट। तो इसकी सीट्स जो हैं उसको भी 18 असेंबली सीट्स जो हैं वो भी इसमें तय की गई हैं। होपफुली जितनी भी जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सभी को ये जो डीलिमिटेशन कमीशन का जो फाइनल नोटिफिकेशन आया है तो होपफुली ये एक्सेप्टेबल ही होगा। और अब हमें चाहिए कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो असेंबली पोल्स में। और हिमाचल प्रदेश और गुजरात के जो इलेक्शंस होने वाले हैं लेटर दिस ईयर, तो उस वक्त यहाँ पर भी इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट करवाए जा सकते हैं और पूरा एक फिर से जम्मू एंड कश्मीर जो है एक नया जो एरिया है इसको हम फिर से एक राज्य के तौर पर डिक्लेयर कर सकते हैं। फिलहाल ये यूनियन टेरिटरी हैं। और याद होगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब आर्टिकल 370 हटाई गई तो उस टाइम पर उन्होंने एक एड्रेस भी किया था देश को, और उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि इसको ऐसा नहीं है कि हम हर हमेशा ये यूनियन टेरिटरी के तौर पर ही रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। सरकार ने इसको फिलहाल यूटी के तौर पर डिक्लेयर किया, लेकिन जो एंड गोल है वो यही है कि ये फिर से एक राज्य बन जाए, एक स्टेट बन जाए जिसके चीफ मिनिस्टर हों, जिनके MLAs हों, राइट, ऐसा। और फिर वहाँ से MPs भी आए। तो यही इसका एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य है। Data on deaths during pandemic underlines countries' healthcare system needs urgent upscaling. Indian Express का ये आर्टिकल है, easy to understand है, राइट। हेल्थकेयर सिस्टम में बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं और सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का डेटा जो है वो ट्यूसडे को रिलीज़ हुआ है और हमें पता चलता है कि 2020 में 45% जैसे लोग थे, 45% जितने लोग जो हैं जिनकी मृत्यु हुई उनको मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिली। एंड द रीज़न वाज वेरी सिंपल कि कोविड के टाइम पर क्या हो रहा था कि कोविड पेशेंट को ही सबसे ज़्यादा
इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, दूसरे लोगों को नहीं, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। और 2021 का आंकड़ा जो है वो और ज़्यादा सीवियर होगा, क्योंकि सेकेंड वेव तो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, इज़न्ट इट। 2019 में 92% जितनी मृत्यु जो है वो रजिस्टर्ड हुए थे, 92%। 2020 में ये रजिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा ड्रॉप हुआ है, और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस का के केसेस कम हुए हैं, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस की वजह से 2020 में लोगों की मृत्यु जो है वो ज़्यादा हुई है एज पर WHO एस्टिमेट्स, क्योंकि उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। सेम थिंग गोज विद पीपल विद कैंसर, डायबिटीज़, किडनी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एक्सेट्रा, दे वर ऑल्सो निगलेक्टेड। और आयुष्मान भारत प्रोग्राम की वजह से लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज़ मीन्स इंश्योरेंस जो हैं, तो इसकी वजह से लोगों को ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ों में एक इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। बट वी नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट दिस थिंग, और ये एक चिंता का विषय है कि, और वी नीड टू प्लान अहेड, आज से ही ये प्लान बनाना होगा कि फ्यूचर में अगर इस प्रकार के पेंडेमिक आए तो हाउ वी विल ट्रीट पीपल विद other diseases. The challenge for middle powers like India, France and Germany, Indian Express का ये एक आर्टिकल है। 1960 में जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात उस समय के फ्रेंच प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गुले के साथ हुई, तो उस टाइम पर उन्होंने कहा था, चार्ल्स डी गुले ने, द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया आर एसेंशियल फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन साउथ एशिया। अगर दक्षिण एशिया में आपको पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहिए तो इंडिया का स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। उस टाइम पर USA पाकिस्तान को मदद कर रहा था, पैसे दे रहा था, इंडिया को इग्नोर कर रहा था, लेकिन ऐसे समय में भी जर्मनी के जो चांसलर हैं कोनार्ड एडेन्यो, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को फंडिंग प्रोवाइड किया। बहुत कम लोगों को इस इतिहास के बारे में पता है। दिस इंडिकेट्स कि भारत और यूरोप के इन देशों के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी मजबूत थे और आज भी हैं। और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, मीन्स व्हेन आई से आज, आई मीन टू से, आपको पता है कि पिछले कई दिनों से हमने बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब की विज़िट जो है वो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की जो विज़िट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए क्या ये देश जो हैं, ये मिडिल पावर देश जो हैं, वो क्या एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। फ्रांस भी मिडिल पावर है, जर्मनी भी मिडिल पावर है, भारत भी एक मिडिल पावर है। और हमने देखा है कि ये सुपर पावर्स जो हैं, USA, चाइना और रशिया, ये तीन देशों ने ज़्यादातर, आप देखेंगे ये तीन देशों ने, चाइना ने अब से स्टार्ट किया पिछले 10-15 सालों से, लेकिन USA और रशिया ने ही बहुत सारे देशों को डिवाइड किया और अपना एग्रेशन जो है, एक दूसरे की कंपटीशन की वजह से दूसरे देश इसमें पिस गए। और आप देखिए EU जो है, यूरोपियन यूनियन, रशियन एग्रेशन से परेशान है, भारत जो है वो चाइनीज़ एग्रेशन से परेशान है। अब हमें ये देखना है कि क्या इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो हैं ये अपने अपने चिंता के विषयों को लेकर कंबाइन हो सकते हैं। इंडिया इज़ नॉट आउट टू प्लीज़ एनीवन। देखिए, भारत ऐसा नहीं है कि किसी को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा। भारत एक बड़ा देश है, भारत एक इम्पोर्टेंट देश है, पावरफुल कंट्री है, इतनी बड़ी मार्केट है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो ग्लोबल पीस कीपिंग मिशन है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम। World War I, World War II में भी हमने पार्ट लिया था। वो बात अलग है कि हमें क्रेडिट नहीं मिली, बट वी हैव ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर, एक बहुत ही एक्टिव प्लेयर है भारत। अब जर्मनी और फ्रांस जो हैं वो अपने अपने स्ट्रेटेजिक और बिजनेस इंटरेस्ट के लिए भारत को डिफेंस के प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात आती है तब उनको यूरोपियन यूनियन को ही फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, फ्रांस जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्सेट्रा का नाम देकर भारत को रफाल जेट्स बेच सकता है, लेकिन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रसल्स यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है वो ये चीज़ अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि EU बना ही इसलिए था कि एक्सटर्नल कंपटीशन को एक साथ ये मिलकर हैंडल कर सके। उस टाइम पर जापान जो है वो एग्रेसिवली चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा था, और यूरोप जो है वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए उन्होंने फाइनली ये EU की स्थापना की। जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप जो है इट इज़ वरीड अबाउट रशिया, इंडिया इज़ वरीड अबाउट चाइना। और ये जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आज भी ये क्लियर नहीं है कि कैसे यूरेशिया में जहाँ पर रशिया है और कैसे इंडो पैसिफिक जहाँ पर चाइना है, तो मिलकर ये मिडिल पावर्स एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे यहाँ पर स्टेबिलिटी, पीस, ग्रोथ एक्सेट्रा को मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मिडिल पावर्स, राइट। क्या हम
मिलकर एक साथ स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे, या फिर ये बिग पावर्स के पीछे ही हमेशा बैठे रहेंगे? बिग पावर्स हमेशा हमें देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और जैसे ही हम कुछ किया तो ये पावर्स जो हैं, बिग पावर्स, ये आकर कुछ ना कुछ हमें सलाह दे देते हैं, एडवाइस दे देते हैं। ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ अफ्रीका और दूसरे ऐसे देश हैं जो मिडिल पावर्स हैं, और अगर ये सारे देश मिलकर कुछ एक्शंस लें तो वी कैन इम्पोज सम डिसिप्लिन ऑन चाइना, रशिया एंड यूएसए। लेकिन इनका एक दूसरे के साथ मिलकर स्ट्रांगली मिलना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ये बिग पावर्स जो इररिस्पॉन्सिबली बिहेवियर करते आए हैं, ये बिहेवियर ना हो आगे। और ये चीज़ मैक्रोन साहब, मोदी साहब और स्कोल साहब मिलकर इस पॉसिबिलिटी के बारे में उनको सोचना चाहिए। राइट, हमें G7 में इनवाइट किया गया है, चलो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें इनवाइट किया है, दूसरे देशों को भी इनवाइट किया गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय से इसकी शुरुआत हुई है कि G7 में हमें इनवाइट किया जाता है। और इनफैक्ट एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मनमोहन सिंह साहब ने मना कर दिया कि मीन्स उस टाइम पर आई थिंक इट वाज जर्मनी, एंजेला मर्कल जो थे जर्मनी के चांसलर, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो देशों को हम इनवाइट करते हैं ना, उनको हमें इतना ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहिए स्पीच में। तो फिर उस टाइम पर भारत ने मना कर दिया, मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, कह दिया कि नहीं तो फिर हम आएंगे ही नहीं। तो अब ये मिडिल पावर्स को मिलकर एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। हमें G7 में इनवाइट किया जाता है, अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें जो हैं वो अब हमारे हाथ में हैं। मिडिल पावर्स को कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर ये सुपर पावर्स जो हैं वो थोड़े कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज कंसर्न्ड। एंड ये है आज का आपके लिए एक प्रश्न। प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, डू मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को अभी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। राइट, आई वॉन्ट each and every one of you to share it. This will be a very big help to Curiously Education. And thanks very much for watching this video. Don't forget to connect with me on Insta, Facebook, Twitter, and I'll see you soon. Stay curious. God bless you all. Jai Hind.